हम्म, अब शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स हम लोग ऑन अ सॉलिड सरफेस देखेंगे। ठीक है, अब जब एक सॉलिड सरफेस पे हम लोग लिक्विड ड्रॉप देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि ग्लास वॉल पे मिनिस्कस कैसे बनता है, टेस्ट ट्यूब्स में मिनिस्कस कैसे बनता है। अब देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक फ्लैट सरफेस है, इस पे मेरा लिक्विड का ड्रॉप कैसा बनेगा। ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा। मुझे देखना है कि मेरा लिक्विड का ड्रॉप कैसा बनेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा अब, अगेन कोहेसिव और अधेसिव फोर्स पे। ठीक है, समझ लो मैंने एक केस लिया, ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर मेरा ऐसा लिक्विड का ड्रॉप रखा हुआ है, कोई भी समझ लो ये पानी है या कोई भी लिक्विड है। ठीक है, अब मुझे देखना है इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सरफेसेस दिख रहे हैं तुम्हें ये बताओ पहले, रजनी। हाँ भैया, क्या? यहाँ पे तुम्हें कौन कौन से सरफेसेस दिख रहे हैं। ये मेरा अच्छा। एक, ये मेरा सॉलिड है। ठीक है, हाँ। और ये मेरा लिक्विड है, ये हम्म। ब्लू लाइन, और बाकी सब जगह जो मेरा क्या है, एयर है। ठीक है, तो फिर दो ही सरफेस, कौन कौन से। एक सॉलिड जिस पे लिक्विड है और एक लिक्विड का। नहीं, सरफेस दो चीजों के बीच में होता है। सरफेस दो डिफरेंट मीडिया के बीच में होता है। तो यहाँ पे मुझे मीडिया बताओ कौन कौन से मीडिया के बीच में सरफेस है। लिक्विड और सॉलिड, मतलब लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में। हाँ। ये एक सरफेस है लिक्विड और हम्म। सॉलिड के बीच में। ठीक है, और और एक एयर और लिक्विड। एयर और लिक्विड, ये जो है सरफेस, ये है मेरा एयर और लिक्विड के बीच में। ठीक है, और 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 कोई सरफेस है। एयर और ये सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये मेरा एयर और सॉलिड के बीच में है। ठीक है, तो तीन सरफेसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है तीन टाइप की सरफेस टेंशन लगेंगी, है ना। हाँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस हमारे जो स्फीयर पे है, इस पे एग्जैक्टली कैसे लग रही है ये फोर्सेस। ठीक है, अगेन ये है हमारा सरफेस, ये है हमारा लिक्विड। अब देखते हैं, सबसे पहले तो लिक्विड और एयर के बीच में सरफेस है, तो लिक्विड और एयर के बीच में कुछ ऐसा बन रहा है सरफेस, अगर हम सब नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हमेशा कैसी लगती है, सरफेस के अलोंग लगती है सरफेस टेंशन, है ना। तो ये अगर मेरा, हाँ। तो ये मेरा सरफेस है, तो समझ लो ये मेरा टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन इसके अलोंग। ठीक है, ये मेरा हो गया लिक्विड और एयर के बीच में। अब एक मुझे देखना है लिक्विड और सॉलिड के बीच में, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में कहाँ लग रही है फोर्स, ये मेरी लेयर है, सरफेस के अलोंग कुछ ऐसी लग रही है मेरी सरफेस टेंशन, है ना। और एक और है मेरी सॉलिड और एयर के बीच में, हम लोग अराउंड इस पॉइंट के अराउंड देख रहे हैं क्या फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, और एक हमारा सॉलिड और एयर के बीच में, तो सॉलिड और एयर के बीच में ये सरफेस है, तो यहाँ पे हमारी फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप की मेरी सरफेस टेंशन लग रही है। ठीक है, कौन कौन सी इसको हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको, जो एयर और लिक्विड और एयर के बीच में उसको T3 है, जो सॉलिड और एयर के बीच में है वो T2 है, और जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में है वो T1 है। ठीक है, तो इसको हमने T1 बोल दिया, इसको हमने T3 बोल दिया, और इसको हमने T2 बोल दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर ये T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T3, तो हमारी इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, राइट वाले डायरेक्शन में। अगर ये मेरा एंगल मैंने डिफाइन किया है थीटा, ये मेरा थीटा है, ये थीटा क्या है,
ये मैंने इस एंगल को थीटा बोला, ये थीटा क्या है? हाँ रजनी, तुम्हें बताना सब। थीटा क्या है? सरफेस और जो टेंशन है T3 उसके बीच का एंगल। हाँ बट उस एंगल को क्या बोलते हैं? क्या पता नहीं क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज। कॉन्टैक्ट पढ़ा था कुछ? हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नहीं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज और एक्यूट तो डिपेंड करेगा सरफेस क्या है, और ये तो ऑब्ट्यूज भी नहीं है, ये तो क्या है, ये तो एक्यूट ही है। बट ठीक है, इसको हम लोग, थीटा है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। हाँ भैया। अब राइट साइड में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? कुछ राइट साइड में फोर्स लग रही है, कुछ लेफ्ट साइड में फोर्सेस लग रही हैं। T1। राइट साइड में T1 है, और कोई फोर्स है? नहीं। और कोई फोर्स नहीं है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन सी फोर्स लग रही है? T2। T2। और T3 कहाँ लग रही है? वो भी राइट साइड में। बस राइट साइड में T1 प्लस T3 लिख दो, राइट साइड में जो फोर्स लग रही है। पर T3 तो ऊपर भी लग रही है। तो हाँ। अगर तो अगर मैं बोलूँ T1 प्लस T3 इज इक्वल टू T2, तो ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बैलेंस में है ना। अभी अगर लिक्विड का ड्रॉप बना हुआ है तो ये बैलेंस में है, तो क्या सही होगा? हम्म? रजनी, क्या बोलूंगा मैं? इक्वेट कैसे करूंगा फोर्सेस को? T3 का कोई कंपोनेंट लग रहा है राइट साइड में? कौन सा कंपोनेंट लग रहा है राइट साइड में? कॉस का। कॉस का। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ बैलेंस करने के लिए, T1 इज इक्वल T1 प्लस T3 कॉस थीटा इज इक्वल टू T2। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पे सब डिपेंडेंट है कि ये थीटा कितना है, इस थीटा पे डिपेंडेंट है कि ये कैसे बैलेंस होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट होती है कोई गिवन रूम टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में। ये T1 T2 और T3 तो कांस्टेंट रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, या कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। उस पर ये डिपेंड करेगा कि थीटा कैसे चेंज होगा ये। ठीक है, तो अब बुक में देखोगे तो क्या दिया है, इसमें से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय T3, है ना। ठीक है, अब जगह अगर एक्यूट एंगल बन रहा है, इसका मतलब अब इसमें तीन केसेस लिए हैं कि T2 ग्रेटर देन T1 है और T2 माइनस T1 लेस देन T3 है। ठीक है, यहाँ पे हमने तीन केसेस लिए हैं। कॉस थीटा है T2 माइनस T1 बाय T3। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट केस लिया जब T2 इज ग्रेटर देन T1 और T2 माइनस T1 इज लेस देन T3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे वाले पार्ट से कम है, और T2 माइनस T1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हम्म। और ये इससे बड़ा है, तो cos थीटा लेस देन 1 हो गया। हाँ।
ठीक है, cos थीटा लेस देन 1 मतलब थीटा इज क्या हो जाएगा, बुक में देखो क्या है, अगर T2 माइनस T1 लेस देन cos थीटा पॉजिटिव एंड एंगल ऑफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट होगा। cos का ग्राफ याद है, हाँ हाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा जब पॉजिटिव होता है। हम लोग सिर्फ 0 से 180 डिग्रीज में देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस हमने लिया कि T2 इज लेस देन T1 एंड T1 माइनस T2 इज लेस देन T3। तो क्या मतलब है कि T2 अब T1 से लेस हो गया और T1 माइनस T2 जो है वो लेस देन T3 है। इसका मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, T2 माइनस T1 क्या हो गया, नेगेटिव अभी नेगेटिव हो गया। तो cos थीटा का क्या लिख सकता हूँ मैं, ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90। cos थीटा पूछ रहा हूँ, थीटा बाद में देखना। ओ cos थीटा सोयाबीन उल्टा सीधा 180। cos थीटा पूछ रहा हूँ, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, T2 माइनस T1 बाय T3। ये हो जाएगी ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। यहाँ पे जब cos थीटा लेस देन 1 लिया था इसका मतलब था कि ग्रेटर देन 0, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा, 0 और -1 के बीच में cos थीटा लाई करेगा। तो जब 0 और -1 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, है ना। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, जैसे इसमें डायग्राम में दिया है ना, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। ठीक है, अब उसने बोला थर्ड केस T2 माइनस 1 इज इक्वल टू T3। तो इसका क्या मतलब है, थर्ड केस में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 हो जाएगा जब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है जब T2 माइनस T1 ग्रेटर देन T3 हो जाएगा, या T2 ग्रेटर देन T1 प्लस T3। अगर मेरा T2 माइनस T1 जो है वो ग्रेटर देन T3 हो जाए, या एक और केस ले सकते हो कि T1 माइनस T2 ग्रेटर देन T3 हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि सरफेस टेंशन का जो डिफरेंस है बिटवीन लिक्विड एंड एयर और लिक्विड एंड लिया था लिक्विड, सरफेस लिक्विड एंड सॉलिड, तो उसके बीच का डिफरेंस अगर T3 से ग्रेटर हो जाए, लिक्विड और एयर, तो इस केस में क्या होगा, cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। तो cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं cos थीटा या तो लेस देन -1 हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा, cos थीटा 1 से बड़ा होता है। नहीं हाँ, भैया। नहीं होता तो थीटा कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो वो सरफेस बनाएगा ही नहीं।
सरफेस बना ही नहीं पाएगा अगर इस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसा हो जाएगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1 प्लस T3, तो ये इम्पॉसिबल है, तो कोई ड्रॉप फॉर्म ही नहीं होएगा और लिक्विड क्या है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा, कोई ड्रॉप नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो लिक्विड ड्रॉप नहीं बनाएगा, वो पूरा का पूरा फैल जाएगा। ठीक है, जब ये T2 मतलब सॉलिड और एयर के बीच में सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड एंड एयर। ठीक है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्या क्या है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। कि लिक्विड और सॉलिड क्या है उस पर डिपेंड करेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। और क्या डिपेंड करता है? इम्प्यूरिटीज़, इम्प्यूरिटीज़ से भी चेंज होता है। अगर इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होगी लिक्विड में तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे अब तो वाटर का लोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, और जैसे तुमने सोप वाटर का लिया, तो सोप वाटर अगर प्योर वाटर की अगर कंपैरिजन देखो तो इम्प्योरिटी है सोप उसमें, तो उसकी वजह से उसकी सरफेस टेंशन चेंज हो जाती है और इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उससे एंगल ऑफ कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ कांस्टेंट हमेशा एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे ही कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा। तो इसमें जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट दिए फॉर पेयर ऑफ लिक्विड सॉलिड। तो देखो प्योर वाटर और क्लीन ग्लास का देखोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? 0 डिग्रीज। तो जब भी तुम टेस्ट ट्यूब में अगर एकदम प्योर वाटर डालोगे तो वो पूरा का पूरा उससे चिपक जाता है, अगर एकदम प्योर वाटर लोगे। बट नॉर्मली हमारे पास एकदम प्योर वाटर नहीं होता है, डिस्टिल वाटर सिर्फ लेबोरेटरीज में ही मिलता है, और ग्लास भी हर बार क्लीन नहीं होता। तो जितना क्लीन उसको रखोगे उतना एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 की तरफ जाएगा। और क्लोरोफॉर्म और ऑर्गेनिक लिक्विड्स भी रहते हैं, अगर वो क्लीन ग्लास के साथ लोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है। और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड सॉलिड का अलग अलग एंगल है। अब देखोगे यहाँ पे मर्क्यूरी है विथ क्लीन ग्लास, तो मर्क्यूरी क्लीन ग्लास है मतलब उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है, मतलब वो कुछ ऐसा बना रहा है। तो इसलिए देखोगे कि वो वेट नहीं करता है सॉलिड को, तो हम लोग वेटिंग बोलते हैं। जब एंगल एक्यूट होता है तो इसका मतलब है लिक्विड वेट कर रहा है। जैसे पानी जो हम देखोगे कोई भी सरफेस पे क्या होता है, उस पर चिपक जाता है, क्योंकि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन एक्यूट एंगल होता है, तो इसलिए उसे वेटिंग बोलते हैं। बट अगर तुम मर्क्यूरी को कोई सॉलिड पे रखोगे तो वो उससे बिल्कुल चिपकता नहीं है। हाँ देखा है भैया, देखा है। देखा है ना। तो हाँ। मर्क्यूरी, अगर इसलिए मर्क्यूरी हम किसी लोग किसी लीफ पे भी पानी हाँ पानी चिपकता नहीं है जल्दी। हाँ, तो वो लीफ पे क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि लीफ पे एक पतली सी ऑयल की लेयर होती है। पैराफिन तो नहीं बट ऑयली सब्सटेंस होता है लीफ इस पे, वो अपना खुद का एक सब्सटेंस बनाता है। तो वाटर विद पैराफिन का अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट देखोगे तो क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो हाँ। अगर वाटर को किसी ऑयली सब्सटेंस पे रखोगे तो वो उस पर चिपकेगा नहीं, क्योंकि उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है, ऑब्ट्यूज होता है। और ऐसे मर्क्यूरी का तो और भी कम होता है, इसलिए हम लोग थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं कि वो ग्लास से चिपके नहीं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड सॉलिड के पेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट होते हैं, उससे पता चलता है कि उसे वेट करेंगे कि नहीं करेंगे। भैया मर्क्यूरी हाँ, ग्लास है, अगर मर्क्यूरी ग्लास को डालेंगे तो फिर वो तो पूरा सर्कल बन जाता है ना। तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अगर मर्क्यूरी ग्लास को डालेंगे हाँ, मर्क्यूरी लेंगे तो फिर सर्कल, हाँ, तो फिर सर्कल बन जाएगा ना। तुम चैट पे लिख सकते हो क्वेश्चन, सुनाई नहीं दे रहा ढंग से।
और यहाँ पे कि तुम क्वेश्चन लिख रही हो तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन दिए हुए कि कैसे कैसे चेंज होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड सरफेस शुड बी मोर देन 360 डिग्री। नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। 360 डिग्री से ज्यादा कैसे हो सकता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, या तो ऐसा होगा कि पूरा का पूरा 0 हो जाए, या फिर हो सकता है कि 180 डिग्री हो जाए, है ना। बट दोनों वैल्यूज को टच नहीं करेगा, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस पे एंगल 0 से लेके 180 डिग्री हो सकता है। अगर मेरा अगर मेरा ये सरफेस है तो मेरा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा 90 डिग्री हो सकता है, या ऐसा हो सकता है थीटा। ठीक है ना। तो थीटा अगर मैं कम से कम देखूं, अगर मेरा ऐसा सरफेस है और उसमें मेरा एकदम ही फ्लैट है लिक्विड का ड्रॉप, तो ये ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0 डिग्री हो सकता है। अगर मैं कोई सरफेस लूं जिसका लिक्विड का ड्रॉप ऐसा बन रहा है, तो ये ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 180 डिग्री हो सकता है, ये वाला एंगल, है ना, जो मर्क्यूरी के केस में होता है। तो थीटा हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाइक करेगा। भैया बनाएगा तो हम लोग ये वाला डायग्राम क्यों नहीं ले रहे? कौन सा वाला डायग्राम? वाला एक्यूट एंगल वाला। एक्यूट एंगल वाला डायग्राम कहाँ नहीं ले रहे? अगर 180 डिग्री बनाएगा हाँ, तो ये डायग्राम एक्यूट एंगल वाला क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस होता है ना 180 डिग्री। हाँ बट भैया, लेकिन अगर ऐसे जैसे कि वो ऑब्ट्यूस एंगल वाला है ना, तो उसको अगर हम लोग 180 पे लाएंगे तो फिर डायग्राम तो कुछ ऐसा, मतलब प्लेन एकदम सरफेस से लग जाएगा ना लिक्विड, तो उसको 180 मानेंगे। नहीं, उसको हम लोग 0 मानेंगे। अगर तुम इस वाले केस की बात कर रही हो ना, यहाँ पे जब मेरा एकदम फ्लैट हो गया, ये वाला बोल रही हो ना। हाँ हाँ भैया। इस केस में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा देखते हैं लिक्विड के अंदर से, लिक्विड का जो सरफेस बन रहा है। तो ये लिक्विड का सरफेस ये है ना। हाँ और इसको हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमारा लिक्विड है, तो ये मेरा एंगल है ना। हाँ बट इस केस में क्या है, इस केस में जब हो रहा है, ये वाला केस है, तो ऐसा बन रहा है, ऐसा फ्लैट नहीं बन रहा है, ये इसका ऐसा बन रहा है। तो इसका जब एंगल ऑफ कांटेक्ट देखोगे तो ये सरफेस है इसका, अच्छा, हाँ हाँ समझ आ गया, समझ गया। है ना। हम्म। अगर ये ऐसा है तो इसका सरफेस ऐसा बन रहा है, ऐसा, है ना। हाँ सरफेस से अगर जैसे सरफेस से अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा कुछ। तो मुझे सरफेस टेंजेंट बनाना है, ये सरफेस जो एयर से एंगल बना रहा है वो बना रहा है, तो वो मेरा एंगल हो जाएगा ऑलमोस्ट 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड सरफेस से चिपक नहीं रहा है बिल्कुल। और वाटर के केस में क्योंकि बहुत एक्यूट एंगल होता है या 0 डिग्रीज होता है, तो वो एकदम चिपक जाता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वाटर में इम्प्योरिटीज होती, इसलिए वो प्योर 0 डिग्रीज पे नहीं होता। बट अगर एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर लो और एकदम क्लीन ग्लास लोगे तो उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर और सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नॉर्मली क्या होते हैं, अगर ओवरऑल बता दूँ तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, उसकी वजह से सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज करता है। तो अगर तुम पानी में नमक डालोगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आराम से डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। अगर तुम कोई स्पेयरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस डालोगे, कोई डिटर्जेंट जब मिक्स करते हो वाटर में, जो फुल्ली सॉल्युबल नहीं होता, स्पेयरिंगली सॉल्युबल होता है,
तो वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज करता है। तो इसलिए जब भी तुम लोग बर्तन धोने का जो साबुन डालते हो पानी में या डिटर्जेंट पाउडर डालते हो कपड़ों में, तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। और इसलिए हम लोग इसलिए डालते भी हैं उसको कि उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, इसलिए वो फैब्रिक से चिपक के उसकी डर्ट और जितने भी उसमें स्टेन्स है वो रिमूव कर सकता है। और इसलिए हम लोग बर्तन भी उसको साफ कर पाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से चिपक के तो उसका जो भी उसमें गंदगी है उसको निकाल सकता है। इसलिए हम लोग ये सब डिटर्जेंट डालते हैं पानी में, उसका सरफेस टेंशन कम करने के लिए। ठीक है। और कभी जब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डालते हैं तो तब भी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। तो अगर तुम पानी में कोई ऐसा सब्सटेंस डालोगे जो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाता, तब भी वो उसकी सरफेस टेंशन कम कर देगा। और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, ये नॉर्मली ट्रेंड है। तो इसलिए हम लोग जब कपड़ों को बोलते हैं कि कोल्ड वाटर में नहीं, हॉट वाटर में डालो, क्योंकि उससे उसकी इम्प्योरिटीज, उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा और हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। और इसलिए अगर नया कॉटन फैब्रिक होता है तो उसको बोलते हैं कोल्ड वाटर में डालो, ताकि उससे ज़्यादा चिपके नहीं और उसका फैब्रिक ख़राब ना करे। तो इसलिए उसका कलर नहीं निकलेगा। गर्म पानी से उसके हम लोग स्टेन्स निकालना चाहते हैं, और अगर ठंडे पानी में डालोगे तो पानी इतना कम कांटेक्ट करेगा, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स, समझ में आ गया ना? सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है लिक्विड्स का, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे उसका सरफेस टेंशन जीरो बन जाता है। वो हर लिक्विड का डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अभी तक के डाउट्स? क्या समझ में नहीं आया बताओ। सबको सब समझ में आ गया? हाँ। रोशनी, तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तुम चैट पे लिख लो। क्या? आवाज आ रहा है? हाँ, बट क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ आ तो रही है। ये कौन निकलता है? मैं बोलती ना, मैं बोलती हूँ। हम्म, जो ये एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल की बात चल रही है, वो वो किसके, हाँ वो कौन से सरफेस, मतलब किसके किसके सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं? वो लिक्विड लिक्विड और सॉलिड के सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, लिक्विड और सॉलिड के सरफेस के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बन रहा है। उसको, हाँ। और ठीक है। फिर जो बाकी, हाँ, और जो बाकी सरफेसेस के एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कहाँ? वो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड और एयर, अब उसमें क्योंकि सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है एयर और सॉलिड के बीच में और लिक्विड और एयर के बीच में, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लिक्विड और सॉलिड के बीच में देखते हैं, क्योंकि लिक्विड और एयर और सॉलिड और एयर में इतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं होती। और जो अगर शेप ऑफ लिक्विड है वो एयर में इसलिए देखोगे कि इतना डिपेंड नहीं करता, वो स्फेरिकल ही होता है, क्योंकि उसके सरफेस जो अधीसिव फोर्स होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ही कम होते हैं एयर में। तो इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की इतनी वैल्यू, इतना फर्क नहीं पड़ता सॉलिड और लिक्विड और एयर में। और सॉलिड और एयर में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, सॉलिड तो रिजिड होता है। तो इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा सॉलिड और लिक्विड के बीच में हम लोग देखते हैं। हाँ। ठीक है। क्योंकि वहीं पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स मैटर कर जाती है। एयर की फोर्सेस जो होती है, एयर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है विथ लिक्विड एंड विथ सॉलिड, वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ। ठीक है। ओके।
और ठीक है, इसको पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में और डाउट्स हैं तो पूछना। दीपक कुछ पढ़ लेना, अगली क्लास में तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भैया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैटरडे को देखेंगे कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्यों डेवलप होता है। ठीक है, आगे का भी पूछ सकते भैया। आगे का पढ़ लो तो आगे का पूछ सकते हो, बट पहले इंपॉर्टेंट है कि जो अभी पढ़ा है उसको ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है वो मैं दूंगा करने को, हाँ। तो वो कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में कितना पढ़ा पाएंगे, तो एक टेस्ट जो है एक्सपेरिमेंट भी भैया। एक हाँ ठीक भैया, एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। ओके ठीक है, नेक्स्ट तो उसका वो देख लो कि जो टेस्ट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, कैपिलरी एक्शन के पहले तक यहाँ पर। ठीक है, तो तुम इसको पढ़ना चाहो और करना चाहो सैटरडे क्लास में यहाँ तक डिस्कस करेंगे और जितना आगे हो सकता है, बट टेस्ट यहीं तक आएगा। भैया कैपिलरी एक्शन के पहले ना वो कैपिलरी एक्शन नहीं आएगा ना? कैपिलरी एक्शन नहीं आएगा, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले जितना भी है वो सब आएगा। तो जो लास्ट स्टार्टिंग से या पूरा जहाँ स्टार्टिंग तक से, एकदम स्टार्टिंग से। जहाँ तक नहीं, जहाँ तक हमने किया था लास्ट टेस्ट कहाँ तक था? अच्छा। लास्ट टेस्ट कहाँ तक था? ठीक है, जहाँ तक भी था मेजरमेंट वहां ऑफ से प्रेशर। लेकर जितना हमने, हाँ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ से जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है और मैनोमीटर ये हमने नेक्स्ट किया था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर से, यहाँ से लेकर हमारा ये कैपिलरी एक्शन के पहले तक, कैपिलरी एक्शन पे। यहाँ तक इसमें से टेस्ट आएगा। ठीक है, तो इसके भी तुम लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और इसके जो क्वेश्चन है यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स के और इफेक्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट के जो इफेक्ट्स हैं वो सब, तो उसके क्वेश्चंस जो है वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस है वो करना है, और तुम लोग खुद भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है चलो, और यस कोई भैया। डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर चलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू, चलो बाय। थैंक यू भैया, बाय। बाय।